चलिए, बैंकिंग सेक्टर क्या काम होता है बैंक्स का इन जनरल? क्या करते हैं बैंक्स? मनी मल्टीप्लायर। कैसे करते हैं मनी मल्टीप्लाई? हैं? हाँ, तो बैंक्स क्या करते हैं? दो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मेनली, डिपॉजिट सर्विसेज और लेंडिंग सर्विसेज। ठीक है, इनमें से प्राइमरी सर्विस कौन सी है, सेकेंडरी सर्विस कौन सी है? प्राइमरी सर्विस कौन सी है, सेकेंडरी सर्विस कौन सी है? लैंडिंग प्राइमरी है। बिना डिपॉजिट्स के लैंडिंग पॉसिबल है? फिर जब तक डिपॉजिट्स नहीं आएंगे तब तक लैंडिंग कैसे होगी? है ना, पहले डिपॉजिट्स आएंगे फिर क्या होगी, फिर लैंडिंग होगी उसके बाद। समझ गए? तो एक्शन में डिपॉजिट पहला स्टेप है, लैंडिंग दूसरा है। अब डिपॉजिट्स जब बैंक्स में होते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए आरबीआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो डिपॉजिट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखे। डिपॉजिट्स के ऊपर कैसे? कि बैंक्स आर मेंटेनिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स और नॉट, राइट? तो इसके लिए वो दोनों ऑपरेशंस के ऊपर उसके क्या रखते हैं, रेगुलेट करते हैं, डिपॉजिट्स को भी और लेंडिंग को भी। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एनेक्ट होने से पहले हमारे देश में कानून एनेक्ट हो गया जिसका नाम था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उससे आरबीआई के पास सोल इनहेरेंट पावर्स आ गई पूरे बैंकिंग सेक्टर को क्या करने की, रेगुलेट करने की। अगर आप बैंक हैं तो आपको रेगुलेट करने की पावर किस अथॉरिटी के पास है? आरबीआई के पास है। क्या होते हैं बैंक्स? तो बैंक के कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से बैंक्स हैं? सबसे पहला जो आप बोल रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स? कोई भी बैंक अगर वो प्रॉफिट पर्पसेस के लिए डिपॉजिट और लेंडिंग का बिजनेस कर रहा है तो वो क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक होगा। अगर उसका प्राइमरी पर्पस प्रॉफिट मेकिंग है, राइट, सेकेंडरी ये भी है कि वो जनता को सुविधाएं देना चाहता है, तो उसका क्या होगा, वो क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक होगा। कॉमर्शियल बैंक के टाइप्स होते हैं जैसे कि दोनों टाइप के पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। क्या डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में? पब्लिक गवर्नमेंट वो बैंक्स जिनमें 50+1% जो है अगर ऑनरशिप गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करे तो वो क्या हो जाते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स बन जाते हैं। अगर यही ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर की है तो वो बैंक कौन सा होगा? प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा, राइट? यहां तक समझ में? एक होते हैं आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स। ये क्या होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स? As per Government of India, the areas designated by Government of India, areas which are underserved areas, mostly rural areas, right? Underserved मतलब कि जिनके पास बैंकिंग सर्विसेज पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाई, वो बैंक्स जो इन एरियाज में अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे इनको हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। इसका आइडिया जो दिया था वो दिया था नरसिम्हम कमेटी ने। नरसिम्हम कमेटी कौन से वाली? नरसिम्हम कमेटी ऑन रूरल बैंकिंग। ये आई थी 1975 में। इसने आके आइडिया दिया था आरआरबीज का। तो फिर सरकार ने ऑर्डिनेंस लेके आई, सरकार 1975 में ही। उसके बाद एक्ट आई 1976 में, आरआरबी एक्ट 1976। तो ध्यान रखना है ये एवोल्यूशन, पहले नरसिम्हम कमेटी, फिर ऑर्डिनेंस और फिर एक्ट का आना 1976 में। ठीक है, होती क्या है आरआरबीज? अगर इनका ऑनरशिप स्ट्रक्चर हम देखें तो ट्री पार्टाइट ऑनरशिप है इनमें। ट्री पार्टाइट ऑनरशिप का मतलब होता है 3 पार्टीज इसको ओन करती हैं। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। मान लो उसने लिखा नहीं ट्री पार्टाइट ओनरशिप लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ 3 ही पार्टी कर दी है। वो 3 पार्टीज कौन कौन सी हैं? हाँ, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक, एक है आपकी स्टेट गवर्नमेंट,
जिस भी गांव स्टेट के अंदर वो बैंक पड़ता है वो स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा है आपका, तीसरा क्या है, स्पॉन्सर बैंक। जो बैंक इसको स्पॉन्सर कर रहा है वो बैंक। अब ऑनरशिप स्ट्रक्चर अगर वेटेज के हिसाब से देखें तो क्या रहेगा, ठीक है 35% है स्पॉन्सर बैंक का, और स्टेट का है 15, पी रखा है तुमने, है बिल्कुल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये ओनरशिप पैटर्न है रीजनल रूरल बैंक्स का। पर्पस क्या है कि जो एरियाज अंडर सर्व्ड है, रूरल एरियाज, वहां पे जाके जो है क्रेडिट सर्विसेज और फर्दर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। एक नॉर्मल बैंक की तरह ही आरआरबी काम करता है। तो डिफरेंस क्या हुआ कि आरआरबी उसको हमने अलग लिखा और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को अलग लिखा। डिफरेंस है स्केल ऑफ बिजनेस। स्केल ऑफ बिजनेस पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का बहुत बड़ा होगा, वो सब जगह होंगी, सर्वव्यापी। लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स कहाँ काम करेंगी, जहां उनको गवर्नमेंट आदेश देगी कि आप इन डेजिग्नेटेड एरियाज में काम कीजिए। ठीक है, समझ में आया यहां तक। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं आरआरबीज, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 75% अपने पैसे खर्च करेंगे। देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स क्या है, आरआरबी कुछ एरियाज को क्या बना देती है, प्रायोरिटी एरियाज बना देती है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, भाई आप इन एरियाज में लोन दीजिए। बैंक्स जनरली प्रेफर नहीं करती यहाँ लोन देना। व्हाई? एग्रीकल्चर एजुकेशन ये एरियाज क्या है, यहाँ पे एक तो इंटरेस्ट रेट कम रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिक्योर्ड भी नहीं है, लोन्स सिक्योर्ड नहीं है, दिक्कत ये है। तो इसलिए बैंक्स अवॉइड करती है यहाँ पे लोन देना। राइट, बैंक पसंद करेगी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देना, किसी बहुत बड़े जायंट को लोन देना। राइट, क्योंकि उसका पैसा सिक्योर भी है और इंटरेस्ट रेट वो ज्यादा भी दे सकता है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा। तो ऐसे अगर होने लग गया फिर तो भाई फिर क्या होगा, फिर तो सारे ही बढ़िया बढ़िया लोगों को पैसे देंगे, गरीब आदमी को कभी मौका ही नहीं मिल पाएगा। यही कारण था कि इंदिरा गांधी जी ने क्या करा था, बैंक नेशनलाइजेशन करी थी। बिकॉज शी वॉज वरिड कि सरकार यहाँ स्कीम पे स्कीम लेके आई जा रही है, लोगों को पैसा मिल नहीं रहा, तो बैंक्स को क्या कर दो, नेशनलाइज कर दो सबको। समझ में आया? तो अब यहाँ पे नेशनलाइज ना करा जाए बैंक्स को, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लेके आ गया। भाई नॉर्मल बैंक्स 40% अपनी लैंडिंग जो करती है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर करती है। अगर मान लीजिए कोई बैंक फेल हो गया, कोई बैंक फेल हो गया कि मान लो उसने सिर्फ 35% ही करा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत, तो वो क्या करेगा, वो एक फंड है जो नाबार्ड बनाती है, रूरल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड, वो उसके अंदर पैसे डाल देगा। कुछ समय तक यही होता था, बट फिर क्या होने लगा, अब दिक्कत ये आने लगी कि बैंक्स ने इस चीज को कैजुअली लेना शुरू कर दिया कि भाई लोन देने से बढ़िया है आप एक काम करो कि वो पैसे मर ही जाएंगे, आप एक काम करो बाद में इकट्ठे पैसे को कहां डाल दो, आरडीआईएफ में डाल दो। राइट, तो इसलिए बैंक्स ने क्या करा, बैंक्स को एनकरेज करने की कोशिश करी आरबीआई ने पीएसएल सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर दिया। पीएसएल सर्टिफिकेट्स क्या है कि अगर मान लो कोई बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में 40% से ज्यादा अचीव कर ले, तो जितना ज्यादा अचीव करेगी उसको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे उसके। जैसे उसको सर्टिफिकेट मिलते रहेंगे, अब जो बैंक्स जिन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में पैसे खर्च नहीं करे, तो वो क्या करेंगी, उतने ही पैसे खर्च करके सर्टिफिकेट्स क्या कर लेंगी, बाय कर लेंगी। अब यहां पे बैंक्स के पास प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में पैसे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, राइट, मोटिवेट करने के लिए। समझ में आया यहां तक? तो जो आरआरबीज है इनके ऊपर कंपल्शन है, लीगल कंपल्शन, कि इनको 75% ऑफ देयर मनी जो है पीएसएल में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट? यही बैंक था तेरा आरआरबी? अच्छा, क्या नाम था? अच्छा, स्पॉन्सर बैंक कौन था उसका? पीएनबी था। अच्छा, और स्टेट पंजाब या हरियाणा? पंजाब ही था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन। चले आगे। अब एक और बैंक है कॉमर्शियल बैंक के अंडर आएगी, जो वो है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स कौन सी बैंक्स होती हैं? हम्म, है जिनका, पंजाबी जी बोल, हिंदी तू ज्यादा बोल रहा है, बाहरली एंटिटी। फॉर
हाँ, फॉरेन बैंक्स वो है जो या तो रजिस्टर्ड है या उनके हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे है, फॉरेन लैंड्स में है, फॉरेन कंट्रीज में है, और उन बैंक्स की ब्रांचेस यहाँ पे है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन बैंक्स। अगर हम पूरी कंट्री में ब्रांच नेटवर्क ऑफ बैंक्स देखें तो फॉरेन बैंक्स सिर्फ 1% ऑफ ब्रांच नेटवर्क को फॉर्म करती है, 1% ऑफ ब्रांच नेटवर्क। अगर आप पूरी कंट्री का ब्रांच नेटवर्क देखो तो क्या जरूरत है इनको रेगुलेट करने की? रेगुलेशन पे सारी वही लगती हैं जो नॉर्मल बैंक्स पे लगती हैं। हाँ, क्योंकि बेशक ये 1% ऑफ ब्रांच नेटवर्क कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स देखो तो 7% टोटल बैंकिंग के फाइनेंशियल एसेट्स को कंट्रोल करती हैं और 11% प्रॉफिट ओन करती हैं। 1% ब्रांच नेटवर्क होने के बावजूद 7% ऑफ टोटल बैंकिंग फाइनेंशियल एसेट्स एंड 11% ऑफ प्रॉफिट। तो छोटे मोटे प्लेयर नहीं है ये, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, डन, समझ में आया? आरबीआई रेगुलेट कैसे करता है फॉरेन बैंक्स को? देखो, आरबीआई के दो प्रिंसिपल हैं फॉरेन बैंक को रेगुलेट करने के। पहला प्रिंसिपल जो है आरबीआई का वो है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब आरबीआई उसी बैंक को नेशनल ट्रीटमेंट देगा इंडिया के अंदर, वो बैंक्स जिस कंट्री से है, अगर उस कंट्री में हमारी बैंक्स को ट्रीटमेंट मिलती है सेम, राइट? मतलब अमेरिका से कोई बैंक आया, यहाँ पे आगे रजिस्टर हो गया, ठीक है, वो यहाँ पे एज अ फॉरेन बैंक उसने ऑपरेट करना शुरू कर दिया, हम उसको तभी नेशनल ट्रीटमेंट देंगे अगर अमेरिका के अंदर हमारी बैंक्स को वही ट्रीटमेंट मिलता होगा। तो रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। दूसरा प्रिंसिपल जो फॉलो किया जाता है वो है सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस। सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस, सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस का मतलब बैंक्स दो तरीके से काम कर सकती हैं हमारी कंट्री के अंदर, फॉरेन बैंक्स। वो दो तरीके क्या है काम करने के? पहला तरीका है कि आप ब्रांच नेटवर्क के थ्रू काम करें, ब्रांच मोड के थ्रू। ब्रांच मोड का मतलब कि आपने अपनी ही ब्रांच खोल ली और आप अपनी ब्रांच से काम कर रहे हो। दूसरा तरीका है कि आप अपनी सब्सिडियरी बनाओ, यहां पे होली ओन्ड सब्सिडियरी, कि आपने अपनी खुद की एक कंपनी यहाँ पे तो बना ली या खरीद ली जो कंप्लीटली आप ओन करते हैं और आपके बिहाफ पे वो काम कर रही है, राइट? दो तरीके हैं। अब अगर किसी फॉरेन बैंक को इंडिया में ऑपरेट करना है तो एक ही मोड में काम करना पड़ेगा। ईदर यू हैव टू चूज ब्रांच मोड और यू हैव टू चूज होली ओन्ड सब्सिडियरी मोड। मैक्सिमम फॉरेन बैंक्स इस मोड को ऑप्ट करती है, ब्रांच मोड को। मैक्सिमम फॉरेन बैंक्स ब्रांच मोड को ऑप्ट करती है। डन, यहां तो कोई डाउट? इनका भी पीएसएल जो है वो 40% ही है। चलें आगे। अब ये तो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? क्या फर्क है कॉमर्शियल बैंक में और कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस में? दोनों में अगर एक फर्क देखना हो मोटा मोटा, बैंकिंग ऑपरेशन दोनों कर रहे हैं, दोनों आपसे डिपॉजिट ले रहे हैं, दोनों आपको लोन दे रहे हैं, फिर फर्क क्या रह गया? किसको देना है? डेवलपमेंट के लिए दोनों दे रहे हैं। हाँ, और आप ले लो कोऑपरेटिव बैंक से जाके लोन। हाँ, कोऑपरेटिव बैंक्स का प्रॉफिट मेकिंग पर्पस है लेकिन प्राइमरी पर्पस नहीं है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू दी ओनर्स ओनली विच आर प्राइमरी कस्टमर्स ऑल्सो। पहला प्रिंसिपल है कॉर्पोरेशन का कि कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक बैंक फॉर्म करी। अब वो जो बैंक है उसके प्राइमरी कस्टमर्स वही लोग हैं जिन्होंने उसको फॉर्म किया है, वो सब उसके मालिक भी हैं और उसके प्राइमरी कस्टमर्स भी हैं। जब किसी कोऑपरेटिव बैंक के पास इतने पैसे आ जाएंगे या उनके जो उनके ओनर्स हैं उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी तो शायद वो सोचे कि और लोगों को भी दे,
बट प्राइमरली फंड्स जो है उनके लिए है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, दोनों में ये पर्पस है। प्रॉफिट मेकिंग इसका भी है, ये बनाएगी, लेकिन वो सेकेंडरी पर्पस है। अगर चूज करना पड़ गया प्रॉफिट में से या अपने अपने मेंबर के बीच में से, तो दे विल ऑलवेज चूज देयर मेंबर ओनली। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आगे चले। ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का हमारी कंट्री के अंदर एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर से ये काम करती है। आपको वो स्ट्रक्चर याद रखना है बस, वो नहीं बोलना। पहले तो स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। इधर आएंगी हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इधर आएंगी हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कौन सी बैंक्स हैं? ये बैंक्स वो हैं जो अर्बन एरियाज में प्रेजेंट हैं, अर्बन एरियाज के लिए लोन्स प्रोवाइड करती हैं अर्बन कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, डेवलपमेंटल लोन्स जो अर्बन एरियाज में जिन चीज की रिक्वायर्ड है उन चीजों को प्रोवाइड करने के लिए ये बैंक्स है, राइट। इनके अपोजिट कौन सी होंगी? रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, रूरल सीसीआई। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। ठीक है, रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। इट कैन बी शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी, इट कैन बी लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी। अब ये भी फर्दर डिवाइडेड है, जब मैंने बोला शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस भी फर्दर डिवाइडेड है, दो ही फैक्टर्स में डिवाइडेड है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म, एक तरफ है लॉन्ग टर्म। एक तरफ है शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, और एक तरफ है लॉन्ग टर्म रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म है उसमें प्राइमरली कौन कौन है? तीन है। सबसे पहले तो आपने एक का नाम सुना होगा, पैक्स। सुना है? क्या फुल फॉर्म होती है पैक्स की? हाँ, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के अंदर फॉल करती हैं। तो कभी भी अगर कोई स्टेटमेंट लिखी आएगी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर, जैसे आपके एफएलटी में थी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज जो है वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स देती हैं, तो आपको ये बस ये फ्रेमवर्क याद होना चाहिए कि नहीं भाई, हमने शॉर्ट टर्म के अंदर पढ़ा था, तो लॉन्ग टर्म वो दे ही नहीं सकते, वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज ही देते हैं। समझ में आया यहां तक? एक है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी शॉर्ट टर्म देती हैं और रूरल कस्टमर्स को सेटिस्फाई करती हैं। तो पढ़ने को ये भी मिल सकता है कि एक तरफ होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एक तरफ होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, because state cooperative banks is primarily oriented towards rural customers and rural needs। कॉटेज इंडस्ट्रीज को पैसे देना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पैसे देना, राइट, सेल्फ फाइनेंस प्रोवाइड करना, राइट, इन चीजों को पैसे देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फाइनेंस करना, इन चीजों को पैसे देना। डन। और एक है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। अब स्टेट है तो सेंटर भी आ जाएगा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ये तीनों शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, तीनों के तीनों, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और एक लॉन्ग टर्म में कौन कौन है? लॉन्ग टर्म में दो है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। और दूसरी है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो कभी इनका नाम सुनने को मिले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के अंदर फॉल करती हैं। और ये कौन से फाइनेंसेस प्रोवाइड करती हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस प्रोवाइड करती हैं। इससे ज्यादा जानने की आपको नहीं है जरूरत, इतना ही जान लीजिए सफिशिएंट है, निकल जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया? ये स्ट्रक्चर भूलना नहीं है, बस इस स्ट्रक्चर को बना लो, जो मर्जी करो, लेकिन ये स्ट्रक्चर भूलना नहीं है। डन। चले आगे। अब हमारी एक बैंक रहेगी जो हमने देखी। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे जिसमें बड़ा डाउट होता है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? कोई बताएगा मेरे को? आरबीआई, नाबार्ड, और कुछ?
हाँ, याद नहीं है, कोई नहीं। देखो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर को मैनेज करने के लिए, कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को मैनेज करने के लिए इंडिया के अंदर डबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर एज सच जो है वो स्टेट का पार्ट है, वो स्टेट लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई वो स्टेट का पार्ट है, सेंटर उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो स्टेट का पार्ट है, सेंटर उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर की बात नहीं है, इसमें कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है, तो बैंक आ गया, समझ में आया। अब जब कोऑपरेटिव बैंक्स बनेंगी, जब कोऑपरेटिव बैंक्स बनेंगी तो उसके दो फंक्शंस होंगे। एक फंक्शन उसका होगा बैंकिंग का, जिसको रेगुलेट करना पड़ेगा या सुपरवाइज करना पड़ेगा, और एक होगा उसका मैनेजरियल फंक्शंस, कि भाई कौन सा मेंबर छोड़ गया, कौन से मेंबर की वोट दबा दी, किस मेंबर के बिना वोटिंग करवा ली, राइट, बोर्ड को सप्रेस करना है, सुपरसीड करना है, नहीं करना है, ऑडिटिंग कैसे होगी इसकी, क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये मैनेजरियल फंक्शंस है। बैंकिंग, भाई लैंडिंग कैसे हो रही है, किन को लैंड किए जा रहे हैं पैसे, डिपॉजिट्स कैसे लिए जा रहे हैं, रिजर्व्स कितने मेंटेन किए जा रहे हैं, ये बैंकिंग ऑपरेशंस है। दोनों के रेगुलेटर्स अलग अलग हैं। बैंकिंग ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है आरबीआई। बैंकिंग ऑपरेशंस को कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई रेगुलेट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, उन्होंने बोला कि आरबीआई कैसे रेगुलेट कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि बैंकिंग ऑपरेशंस को कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई ही रेगुलेट करेगा, उसी का हक है इसको रेगुलेट करने का, राइट। बिकॉज कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ बैंक्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, राइट। तो इस वजह से उनको रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई रेगुलेट करेगा, समझ में आया। और जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं, भाई मैनेजरियल फंक्शंस को कौन रेगुलेट करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेंटर का भी है और स्टेट का भी है, दोनों के अपने अपने हैं। तो अगर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई है किसी स्टेट के अंदर, उसी स्टेट के अंदर फंक्शन सर्व करती है, बाहर नहीं जा रही स्टेट से, तो उसका रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी उसी स्टेट के अंदर होगा जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। बट अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कि एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में उसके कोऑपरेटिव बैंकिंग बिजनेस चल रहे हैं, तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक को कौन मैनेज करेगा, यूनियन का रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लेकिन दोनों के मैनेजरियल फंक्शंस तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही संभालेंगे। अगर वो सिर्फ एक स्टेट में है तो स्टेट का आरसीएस, और अगर एक से ज्यादा स्टेट में है तो यूनियन का आरसीएस। डन। और इधर भाई बैंकिंग ऑपरेशंस को रेगुलेट करती है आरबीआई, उसी के पास सोल अधिकार है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड सुपरविजन, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। अब आरबीआई ने सुपरविजन के लिए बोल रखा है किसको, नबार्ड को, उसको बोल रखा है कि तू सुपरवाइज कर लिया अगर मेरी तरफ से। इनहेरेंट पावर्स किसके पास है, आरबीआई के पास ही है। जैसे आरआरबी के केस में अगर आप बात करो, रीजनल रूरल बैंक्स के केस में, उनमें रेगुलेट करता है आरबीआई लेकिन सुपरवाइज करता है नबार्ड। डन, ठीक है। ये ऐसे होता है, मैं गलत बोल रहा हूं। हाँ, अच्छा, तो नबाड़ी ये सब देखता है आगे, नबाड़ी ये सब, तो वो ये सब देखता है आगे भाई। अच्छा, 3 दिन वहीं रहते हैं वो। हाँ, उसको यही नहीं दिखा कि सिक्योरिटी गार्ड था या नहीं। सिक्योरिटी गार्ड तो होगा। चलो शुक्र है, यहां तक समझ में आया। तो ये उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है आरबीआई का, डबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दो दो। हाँ, रेगुलेट करता है आरबीआई, सुपरवाइज करता है नबार्ड। आरआरबीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई बट सुपरवाइज्ड बाय नबार्ड, दे आर सुपरवाइज्ड बाय नबार्ड। तो बाई चांस अगर
किसी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ा तो कौन कैंसिल करेगा? आरबीआई कैंसिल करेगी। अगर वो अपनी लैंडिंग और इन चीजों में कोई कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस कैंसिल करने की इनहेरेंट पावर्स किसके पास है? आरबीआई के पास है। भाई अगर बोर्ड का लाइसेंस कैंसिल नहीं होता, बोर्ड को सप्रेस कर दिया जाता है, वो ये करेगा। अगर बोर्ड में कुछ गलत हो गया, किसी एक मेंबर के साथ गलत कर लिया है, उसको वोट की वैल्यू कम लगा दी है, उसकी वोट को सप्रेस कर दिया, तो वो कंप्लेंट करेगा रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो बोर्ड को सप्रेस कर सकता है। उसका लाइसेंस वैसेंस तो मिलता नहीं है ना, उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो सस्पेंड नहीं होता। लाइसेंस होता है बैंकिंग लाइसेंस, वो सस्पेंड करती है आरबीआई। नहीं बना सकते। जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो बैंक नहीं बना सकते। मतलब जो बैंकिंग, ये बैंकिंग लॉज होते हैं कि बैंक्स वो लोग नहीं बना सकते जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ओनरशिप ओन करते हैं किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो वो कॉर्पोरेट्स कैन नॉट फॉर्म्स बैंक्स एंड बैंक्स कैन नॉट फॉर्म कॉर्पोरेशन। तो आपको देखने को मिलेगा कि एसबीआई ने किसी कॉर्पोरेशन के में ये ले लिया, वो ले लिया, या वो ही उसको चला रही है, ठीक है। फिर उससे क्या होगा? पर्पस डिफीट हो जाएगा बैंकिंग का। कि अगर भाई कोई बड़ा इंसान बहुत सारे पैसे हैं और उसने अपना बैंक बना लिया तो वो डिपॉजिट्स लेगा और अपने आप को ही जो है लोन देता रहेगा। पर ये चीज हमारी कंट्री में नहीं होती, बाहर की कंट्रीज में हो जाती है। तो इस चीज को लेके डिबेट चलती है कि आप क्यों नहीं कर रहे। ये तो बाद में देखेंगे ना कि अगर वो दे रहा है नहीं दे रहा, कम से कम पैसा तो खोलो लोगों के लिए। अब अगर अडानी अम्बानी बोल दे कि हमारे पास पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन हम बैंक बना नहीं सकते क्योंकि सरकार का कानून ऐसा है। सरकार कानून बदल दे, अपना बैंक बना ले वो। बट उससे क्या होता है? फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। यू आर एक्टिवली इनटू बिजनेसेस, इफ यू कैन बी, यू हैव पोटेंशियल टू बी दी लेंडर और सॉरी बोरोवर। अगर आप बोरो कर सकते हैं बहुत ज्यादा मनी, पोटेंशियल है, आपकी प्रोफाइल है वैसी, तो फिर आप बैंक नहीं खोल लेंगे अपनी, क्योंकि डिपॉजिट्स लेंगे लोगों से आप और अपने आप के लिए वो कर रहे हैं। फिर तो उन्होंने अपनी शेयर कैपिटल खोल ली ना एक तरीके से, कि लोगों से डिपॉजिट ले रहे हैं और अपने आप को लोन दे रहे हैं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो नहीं खोल सकते। डन, चलें आगे। किसका है? सबका पीएसएल टारगेट्स है। पीएसएल टारगेट सबके होते हैं, बट कुछ बैंक्स होते हैं, जैसे आरआरबी पढ़ा, इसके बाद हम एसएफबी पढ़ेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, उनके 75% है, उनके ज्यादा है, बिकॉज उनको बनाया ही इस पर्पज के लिए गया है। अब जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या है? हाँ, क्या है इनका? नहीं नहीं, इनका कुछ ऐसा नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनको बस प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी कह देते हैं, दूसरा नाम, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में एक फैक्ट है जो यूपीएससी में पूछा गया था कि इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर 1966 में अमेंड करके लेके आया गया था। 1966 में अमेंडमेंट हुई थी और फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रेगुलेशन के अंदर आए थे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आए थे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, यानी कि आरबीआई के फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। अदरवाइज कोई स्टेटमेंट आएगी तो आप उसको झट से पकड़ सकते हो। उसी क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट है, मुझे भी याद नहीं आ रही वो, बस इतना पता है कि वो फर्स्ट स्टेटमेंट है। और वो अगर आप उसको पढ़ोगे ना जाके तो आपको पता लग जाएगा कि ये गलत लिखा हुआ है इसने। 1966 में अमेंड होके फिर ऐड हुआ था। चलें आगे। चलिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पढ़ा है कभी इनके बारे में? हम्म। यार ग्लास के अंदर आके गर्मी लगने लग जाती है, बाहर ठंड हो जाती है, तो कैसे बैठी है इतनी मोटी कोट में? हाथ पैर मेरे भी ठंडे रहते हैं, ग्लास के अंदर बहुत गर्मी है। सर्दियों की बस मुझे एक ही बात पसंद नहीं है, पैर और हाथ ठंडे कर देती है। हाँ, बैठे रहो फिर। हाँ जी, क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब कि स्पेशलाइज्ड बैंक्स, इनको किसी स्पेशल फंक्शन के लिए बनाया गया है। दीज आर स्पेशलाइज्ड बैंक। ये कैसे बैंक्स हैं? स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं। क्या करती हैं ये लो इनकम इंडिविजुअल्स और
अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज को क्रेडिट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दो टारगेट एरियाज हैं इनके, लो इनकम इंडिविजुअल्स और अंडर सर्व्ड एरियाज। इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का नाम सुना है? माइक्रो फाइनेंस छोटे अमाउंट में पैसे देना, 1 लाख 3 लाख से कम के बीच का जो फाइनेंस होता है वो फाइनेंसेस ये प्रोवाइड करती हैं। माइक्रो फाइनेंसेस माइक्रो एंटरप्राइजेस को लोन देने का काम इनका है। लो इनकम इंडिविजुअल्स और अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज। अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज वो कम्युनिटी जिसकी शायद क्रेडिट प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसको एक नॉर्मल बैंक लोन देगा, राइट? तो उनके लिए क्या बनाया गया? स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया गया। अब इनका भी टारगेट वही है 75% वाला, कि अपने फंड जो है वो 75% ऑफ किस में देंगे? पीएसएल में देंगे। जो लैंडिंग होगी दैट लैंडिंग शुड कॉन्स्टिट्यूट 75% लैंडिंग शुड कॉन्स्टिट्यूट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। दूसरा क्या है, इनकी जो ब्रांचेस होंगी, जो अपनी ब्रांचेस खोलेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एटलीस्ट 25% ब्रांचेस जो हैं, एटलीस्ट 25% ब्रांचेस जो है वो किस में खुलनी चाहिए? वो ऐसे एरिया में खुलनी चाहिए जो क्या है? जो अनबैंक्ड है, जहां पे कोई बैंक ही नहीं है, और अंडर बैंक्ड है, जहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज बेयर मिनिमम है। कि एक गांव है और उस गांव में एक एटीएम खुला हुआ, अभी 16-17 गांव का एक एटीएम है। जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो ज्यादा इफेक्टेड एरियाज हैं वहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज बहुत कम है। बैंक क्यों खोलेगा ऐसे एरिया में अपना बैंक जहां उसको पता भी खतरा है? तो उन वहां पे एनकरेज करने के लिए ये स्कीम्स लाई जाती हैं। ठीक है, कि आप वहां जाके खोल लें अपना। तो इनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है तो योर बैंकिंग ऑपरेशंस, आपकी जो ब्रांचेस हैं वो 25% ब्रांचेस आपकी कहां होनी चाहिए? अंडर बैंक्ड और अनबैंक्ड एरियाज में होनी चाहिए। ईदर अंडर बैंक्ड और अनबैंक्ड एरियाज। और जो लोन पोर्टफोलियो भी होगा आपका, मान लो खोल ली ब्रांचेस, 25% ब्रांच खोल ली दिमाग लगा के आपने। अब आपने खोल लिया ऐसे एरिया में जहां पे कोई नहीं लोन ले पाता, आप लोन दे रहे हो बड़े लोगों को अभी भी, कि मुंबई में बैठा होगा इंसान, उसको लोन चाहिए, आप फोन कर दोगे कि यहाँ आके ले ले, लोन दे दूंगा। तो इसलिए एक और लीगल रिक्वायरमेंट है इस चीज को अवॉइड करने के लिए, कि जो इनका टोटल लोन पोर्टफोलियो है, टोटल लोन पोर्टफोलियो है, उसका 50% हिस्सा, उसका 50% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए माइक्रो फाइनेंस। ऐसा ना ना कि आपने बैंक की ब्रांचेस खोल ली, नाम रख दिया, अपनी ब्रांचेस गांव में जाके खोल ली, सर्विसेज आप अभी भी बड़े लोगों को दे रहे हो, एलिट्स को दे रहे हो। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कि 50% आपका जो लोन पोर्टफोलियो है वो आपकी क्या होनी चाहिए? माइक्रो फाइनेंस में इसकी वो होनी चाहिए। समझ में आया यहां तक? ये क्या है? हमारी टाइप ऑफ बैंक्स है। अब बात ऐसी है टाइप ऑफ बैंक्स की, हाँ वही करेगा और कौन करेगा। ठीक है, डन। अब बात ऐसी है, खा ले खा ले, रोटी नहीं खाता? रोटी खाने जा रहा है? खा खा। तुम किस टाइम आ जाते हो भी सुबह? सुबह किस टाइम आ जाते हो? तू तो घर पे पड़ता है और वापस लेट हो जाता है यार। इस मामले में ठीक है ना ये शहर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है रात 10-10 बजे। अच्छा, चंडीगढ़ की एक और बात है, मैं गुड़गांव और मेट्रोज में भी रहा हूँ, वो रात को भी ऐसा लगता है कि चल रहा है शहर। चंडीगढ़ में आप 10 बजे के बाद निकलो, आपको लगता है कि सो गया लोग, सारे लोग घरों के अंदर घुस जाते हैं। स्लो है ये शहर, काफी स्लो है यहाँ की लाइफ, यही सबसे अच्छी बात लगती है। कभी आप गुड़गांव दिल्ली में रहेंगे, आप रह नहीं सकते अगर आप चंडीगढ़ में ज्यादा स्पैन ऑफ टाइम रह लिए आप, क्योंकि वो नहीं बंद होते। नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है ही नहीं है, कहाँ है? वहां पर, यहाँ तो है ही नहीं वो, यहाँ तो मोहाली में अब बन रहा है। हाँ, TP2P, हाँ ये इधर है। हाँ, यहाँ स्लो है काफी, वहाँ स्लो नहीं है, वहाँ तो बहुत हेक्टिक है, दिमाग खराब हो जाता है वहां पे। चलिए आगे, पर वो फिर उनकी इकोनॉमिक आउटपुट कहीं गुना ज्यादा है चंडीगढ़ से।
बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप गुड़गांव में रह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि चंडीगढ़ में लोग अमीर हैं, तो आप गुड़गांव नहीं गए कभी। मतलब इतने अमीर अमीर लोग, इतनी ही ज्यादा लेविश स्पेंडिंग्स वो करते हैं। कैफेज वहां पे है ही नहीं, अभी आप कैफे में जाके कोई दीन मान ही नहीं, अभी आप खा लो वहां बैठ के। इतना एक से एक महंगा सामान है वहां पे, क्योंकि लोग स्पेंड करते हैं, लोग कमाते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 7-7 करोड़ रुपए मिलते हैं महीने के, कहीं ना कहीं तो उड़ाएगा गुड़गांव में बैठा हुआ है। तो इसलिए शहरों की इकोनॉमिक आउटपुट ज्यादा है। चलिए अब बैंक्स की बात कर रहे हैं, तो बैंक के लिए उसका सबसे जरूरी अगर कोई हथियार है वो है कैपिटल। देखो वैसे तो सीआरआर भी होता है, एसएलआर भी होता है, सब चीजें होती हैं, बट सीआरआर और एसएलआर ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको देख के एक कंज्यूमर इन्हीं के भरोसे पे किसी बैंक पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आप किसी बैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अगर उसने 4% अपनी मनी का हिस्सा अलग कर रखा है और वही आपकी सिक्योरिटी है। व्हाट अबाउट अदर 96%? तो सीआरआर और एसएलआर के बेसिस पे बैंक पे ट्रस्ट नहीं किया जाता है। एक बैंक की वैल्यू का पता लगता है उसकी कैपिटल को देख के, कि कैपिटल बैंक की कितनी है, उसको देख के हम बता सकते हैं कि बैंक इज ट्रस्टवर्दी और नॉट। समझ में आया? खासकर 1991 में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आई। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को और प्राइवेटाइजेशन को भी एनकरेज करने के लिए बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था। अगर बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो भाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन किसी काम की नहीं, राइट? चलिए आराम आराम से इंडिया का बैंकिंग सेक्टर इवॉल्व होने लगा, राइट? ऐसे ही वेस्टर्न कंट्रीज के बैंक्स भी बहुत ज्यादा आगे निकल रहे थे। 2008 में बैंकिंग क्राइसिस हो गया। 2008 के बैंकिंग क्राइसिस ने ये दिखा दिया कि बैंक्स कोई गारंटी नहीं है कि अगर बैंक बहुत ज्यादा, आपको उसका नाम सुनने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा लैंडिंग ऑपरेशंस कर रहा है, तो वो सिक्योर भी होगा, राइट? क्योंकि यूएस में वही बैंक्स फेल हुए थे जिनके बहुत ज्यादा ऑपरेशंस एक्सपैंड हो रखे थे। तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज क्या है, उसकी कैपिटल। तो एक रेशियो निकाला गया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको हम कार बोल देते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये रेशियो है क्या बेसिकली कि ये रेशियो किस चीज का है? फिर ये रेशियो है बैंक की कैपिटल का उसके एसेट्स के ऊपर, कि जो बैंक की कैपिटल है और उसके जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं। ये रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब क्या है? एसेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले एसेट्स क्या होता है? हाँ ठीक है, तो बैंक के एसेट्स क्या होंगे? लोन उसके, यानी कि जो लोन हमें मिलते हैं, हम बैंक से लेते हैं, वो बैंक के लिए क्या है? उसका एसेट है। जब भी हम बोलते हैं कि बैंक का एसेट बोलते हैं, तो उसको सिंपल भाषा में उसका मतलब है जो लोन उसने प्रोवाइड किए हैं वो उसके क्या है? एसेट्स है। तो रिस्क वेटेड एसेट का मतलब क्या है? अब देखो दो तरीके के लोन्स होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। क्या फर्क है दोनों में? कोलैटरल का फर्क है और कोलैटरल की वैल्यू का फर्क है। सिक्योर्ड लोन्स वो हैं जिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंश्योर्ड है, गारंटेड है, और अगर वो फेल हो गए तो उनसे रिकवरी करी जा सकती है। अनसिक्योर्ड ऑफ लोन्स में पहली बात तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गारंटेड नहीं है, क्योंकि जिस लिए हम लोन दे रहे हैं उस काम में ही बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, राइट? और दूसरा, कोलेटरल हो ना हो अलग बात है, लेकिन कोलेटरल से रिकवरी करना मुश्किल है। वो सब क्या होंगे? अनसिक्योर्ड लोन्स होंगे, ठीक है? पर ऐसी बाइनरी क्रिएट करना बहुत मुश्किल है कि हम बाइनरी क्रिएट कर लें कि या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसलिए बैंक्स क्या करती हैं? अपने अपने एसेट्स को रिस्क वेटेज में रख लेती हैं कि भाई अगर हमारे लोन्स एग्रीकल्चरल लोन्स हैं तो ये सबसे ज्यादा रिस्क पे है, कोलैटरल बिल्कुल कम है, रिकवरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा अनसर्टेन। अगर सीजन बढ़िया लग गया तो रिकवरी हो जाएगी, सीजन नहीं बढ़िया लगा, अभी किसान की फसल ही बर्बाद होगी तो उसकी तो इनकम ही गई, तो फिर भाई रिकवरी तो नहीं हो पाएगी, क्या कर लेंगे? फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? तो ऐसे ही क्या कर रखे हैं बैंक्स ने? रिस्क वेटेड एसेट्स को एक उसमें लगा रखा है। वो हमें नहीं जानना क्या है, वो बैंक का ऑपरेशनल डिटेल्स है। बाय एग्जांपल क्या होगा? एग्रीकल्चर मान लो बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड, उसकी अनसिक्योरिटी ज्यादा होगी। ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया हुआ लोन की अनसिक्योरिटी थोड़ी कम होगी। रीजन कि इंडस्ट्रियलिस्ट के पास सामान बहुत ज्यादा पड़ा है,
एसेट्स बहुत ज्यादा पड़े हैं। दूसरा, बैंक जब भी किसी इंडस्ट्रीज को लोन देगा वो उसकी कैपिटल बजट शीट्स, उसका कैश फ्लो देख के देगा कि कितना रेवेन्यू है, कितने इसके एसेट्स हैं, क्या इसका इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट है, उस हिसाब से वो उसको पैसा देगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो इसलिए उसकी सिक्योरिटी के चांसेस ज्यादा हैं, ये थोड़ा सा अनसिक्योर है। इस हिसाब से बैंक ने क्या कर लिया, अपने एसेट्स को क्या कर दिया, एक हायरार्की में अरेंज कर दिया। रिस्क वेटेड एसेट्स बोलते हैं इसको हम। तो बैंक का टोटल कैपिटल का रेशियो उसके रिस्क वेटेड एसेट्स के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कि क्या हमारे पास इतनी एडिक्वेट कैपिटल है कि अगर ये रिस्क वेटेड एसेट्स अगर इनको क्या करना पड़ जाए, ये फेल हो जाए, राइट, इनको आप कैशिफाई ना कर सके, तो इनकी रिकवरी करी जा सके उस कैपिटल से। अगर इतनी है तो बस बात डन। तो इसके लिए क्या करा, इसके लिए बेजल नाम की एक संस्था, उसने बेजल, सबसे रीसेंट नॉर्म के हम उठा लेते हैं, बेजल 3 नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने कह दिया कि 8% आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। 8% आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। किस टाइम सोते हो तुम रात को? रात को किस टाइम सोते हो? क्यों? अरे ये मत करा करो यार, एग्जाम के पहले दिनों में थोड़ा सोना सोना होता है, ज्यादा भी ना कर लियो भाई पेपर में। शाबाश। चलो गाने लगा के सो जाया करो, मैं तो गाने लगा के सो जाता हूँ अगर पटाखे पटाखे बजे होते हैं। कोई नहीं, चलो। खाया, जूस पी लिया, शाबाश। चलिए, रिस्क वेटेड एसेट और अनसिक्योर्ड एसेट, कहाँ थे हम? बेजल नॉर्म्स। बेजल ने कहा, क्या जरूरत पड़ी बेजल 3 नॉर्म्स की, भी अपनी अपनी कंट्रीज डिसाइड कर लेती कितना रखना है। देखो, बैंकिंग जो है ये ऐसा ऑपरेशन है जो एक कंट्री की दीवारों में रोका नहीं जा सकता, बिकॉज ट्रेड इज कनेक्टेड, राइट, प्राइवेट सेक्टर्स आर कनेक्टेड, गवर्नमेंट्स आर कनेक्टेड, तो फंड्स भी तो कनेक्टेड होंगे। तो आप अपनी कंट्री की बैंक से कैपिटल बना लो, व्हाट अबाउट अदर्स। तो इसलिए एक जर्नल ओवरव्यू बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि 8% क्या बनाएंगे आप, सीएआर मेंटेन करेंगे। हमारा आरबीआई कहता है कि नहीं, 8% में हमारे वालों को कुछ नहीं होना, हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कितना है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कोई आइडिया है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ये है 12%। और जो अदर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जो भी रह गई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, उनके लिए कितना है, उनके लिए 9% है। ठीक है, बस एक एक्सेप्शन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, इसलिए मैंने लिखवा दी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कितना है, 12% है, कि आप 12% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करेंगे हर टाइम 24 घंटे। अब जो ये कैपिटल है ना, इसके भी 2 प्रकार है, जो यहाँ क्या है, हाँ वो बेजल 3 का नॉर्म है। बेजल 3 के हिसाब से 8% करना है। आरबीआई ने कहा कि अगर हमारे देश में करना है तो 8 नहीं 9 करो, बैंक्स को कह दिया कि 9% तो करना पड़ेगा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उन्हें कह दिया कि तुम 12 करो। तुम कितना करो, तुम 12 करो, क्योंकि तुम्हारे रिस्क वेटेड एसेट्स का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, अब जो ये कैपिटल है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के अंदर जो कैपिटल हमने बोली, इस कैपिटल का भी प्रकार है 2 तरीके के। The capital is differentiated into 2 types. The first is tier 1 capital and the second is tier 2 capital. What is the difference? Look, the purpose of tier 1 capital is to avoid a situation where company winds up. ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना
मतलब ये वो लिक्विड कैपिटल है जो क्या करेगी, जो कंपनी को वाइंडिंग अप की सिचुएशन पे जाने से रोकेगी, कि एक कंपनी के ऑपरेशंस चलते भी रहे। कंपनी जब मैं बोल रहा हूं यहां पे तो मैं क्या बोल रहा हूं, बैंक बोल रहा हूं, कि बैंक अपने ऑपरेशंस करता भी रहे और वो किसी रिस्क को ऑफसेट भी कर दे। टीयर वन कैपिटल वो हाईली लिक्विड कैपिटल है कि बैंक अपने ऑपरेशंस भी करता रहे और वो अपनी किसी रिस्क को ऑफसेट भी कर दे। बट अगर टीयर वन कैपिटल खत्म हो गई और आप जंप कर गए एक वाइंडिंग सिचुएशन की समय पे, तो वाइंडिंग ऑफ ऑपरेशंस में हम थोड़ी सी हार्ड कैपिटल को यूज करते हैं जिसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, वो है टीयर टू कैपिटल। अब इसमें क्या आता है टीयर वन में, टीयर टू में क्या आता है कि इसमें शेयर्स कैपिटल आती है, इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं इसमें, राइट, वो नहीं जानना, उसके तो फिर हद नहीं है कोई, ठीक है, कि भाई इसमें परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, क्या आता है ना, वहां नहीं जाना। जनरल नेचर पता होना चाहिए कि टीयर वन में और टीयर टू में फर्क क्या है। समझ में आया है? हाँ, जब वाइंड अप की सिचुएशन पे पहुंच गई तो भाई वाइंड अप हो रही है, अब वाइंड अप तो हो रही है, पर जिनकी लायबिलिटीज है उनकी तो उतार दें, ठीक है। तो वो एसेट्स जो थोड़े हार्ड है, यानी कि जिनकी लिक्विडिटी थोड़ी कम है बट इतनी वैल्यू है कि वो अपनी लायबिलिटीज को उतार सकते हैं, तो दो हिस्सों में डिवाइडेड है ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी, टीयर वन एंड टीयर टू। समझ में आया यहां पे? बस एक बात ध्यान रखना कि जो शेयर कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल है वो हमेशा टीयर वन में होगी, उसको हम बोलते हैं कॉमन इक्विटी। कॉमन इक्विटी वो हमेशा किस में होगी? टीयर वन में होगी, बस ये ध्यान रखना है। और ये जो एसेट्स ढंग से काम नहीं करते, यानी कि जो फेल हो जाते हैं, जो लोन नहीं चल पाते, उनको हम क्या बोलते हैं बैंक की भाषा में? NPA। इसकी फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा। एसेट्स कैसे परफॉर्म करते हैं? हाँ, एसेट्स परफॉर्म करते हैं इंटरेस्ट रेट पे करके या फिर पूरा जो ओवर ड्यू अमाउंट है वो पे करके, ठीक है। तो एसेट्स की क्या होती है? एक लाइफ होती है। वो लाइफ क्या होती है बता भाई बैंक वाले? मान लो कि एक बोरोवर को बैंक के पैसे देने हैं, उसका लाइफ साइकिल क्या है कि कब वो एनपीए बनेगा? उससे पहले कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बता, ये क्या है? बोल तो दिया तूने। इसीलिए यूपीएससी और उन पेपरों में डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं तेरे को उस दिन समझा रहा था ना, वो यही डिफरेंस समझा रहा था। तो यूपीएससी की तैयारी कर ली, उन पेपरों की तैयारी अपने आप होगी, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है? आपको एक एक्स डेट को पैसे देने थे, आपने पे नहीं करे। अब आप क्या कर रहे हो? परफॉर्म नहीं कर पा रहे आप, ठीक है। लेकिन फिर भी बैंक आपको 30 दिन की मोहलत देगा। जिस दिन आपने रेट पे नहीं करा उस दिन आप एसएमए बन गए, स्पेशल मेंशन्ड एसेट जीरो, ठीक है। 30 दिन तक आप नहीं दे पा रहे हैं इंटरेस्ट, 30 दिन हो गए, वो बेचारे रास्ते में वेट कर रहे हैं, आपने फिर नहीं दिया इंटरेस्ट। फिर हाँ हाँ, जिस दिन तुमने देने थे ना पैसे, या इंटरेस्ट देना था या अमाउंट वापस करना था, फेल कर गया तो उसी दिन तो एसएमए तो बन गया, स्पेशल मेंशन्ड एसेट तो उसी दिन बन गया, ठीक है, जीरो। अब तू बनेगा एसएमए वन। अब तेरी थोड़ी सी, तेरा पद्धर ऊंचा हो गया, ठीक है। अब तू एसएमए वन बन गया, 30 दिन हो गए, और वेट करी, 30 दिन तक और वेट कर ली, अब हो गए टोटल 60 डेज। टोटल 60 डेज, जब 60वें दिन पे हम पहुंचे और पेमेंट नहीं हुई तो हमें क्या बना देंगे? तो हमें बना देंगे स्पेशल मेंशन्ड एसेट टू। 60 दिन के बाद कितने हो जाएंगे? 30 दिन और जोड़ दो, 19th। जैसे ही आप 19th डे पे पहुंचे, आप क्या बन गए? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जैसे ही हम 90th डे पे पहुंचे, हमें क्या बना दिया? एनपीए बना दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना दिया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए। अगर एक साल के अंदर अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने के बाद विद इन 1 ईयर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आप बन जाते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। एनपीए का फर्दर टाइप है, एनपीए वन भी बोल देते हैं इसको, सब स्टैंडर्ड एसेट। जाना नहीं चाहिए वैसे यहाँ पर चलो जा रहे हैं, चले जाते हैं। एक साल हो गया आपने नहीं बने, आप बन गए सब स्टैंडर्ड एसेट।
सब स्टैंडर्ड एसेट बनने के बाद भी 1 साल हो गया, डीटी बने हुए पैसे फिर भी नहीं दे रहे, फिर आप क्या बन जाओगे, फिर आप बन जाओगे डाउटफुल एसेट। अब उनको डाउट ही हो गया भाई देगा भी या नहीं देगा। जैसे ही 1 साल और टपा, यानी कि कुल मिला के 3 साल, तीसरा साल जैसे ही टप गया, आप क्या बन गए, नहीं नहीं विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनाना हमें, ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर तुम फेल ही कर दिया। अब हम बन गए हैं लॉस एसेट। अब वो राइट ऑफ करने का कंसीडर करेंगे, हम राइट ऑफ करने का कंसीडर करेंगे हमें, है हाँ, जब एनपीए 3 साल तक नहीं कर पाएगा, फिर उसको क्या बना दिया जाएगा, लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? मैं भी बना था एक बार एसएम में 0, मुझे पता ही नहीं था कि लोन भी चल रहा है कोई। वो बैंक वाले फोन करते थे तो मैं अननोन नंबर उठाता नहीं, तो मैं काट देता था। फिर एक दिन उठा लिया, वो तो जो अकी पड़ी थी आगे से आंटी, फोन नहीं उठाते हो आप, पैसे ले लेते हो। मैं कहा कौन से पैसे, 3,000 रुपये आपके पेंडिंग पड़े हैं, आपको एसएम में बना दिया गया है। फिर मैंने एकदम जाके वो बैंक में दे ही दिए। आंटी सी थी बेचारी, कोई रिटायरमेंट पे थी, उसको टारगेट मिलते हैं ना उनको, पता नहीं उसको प्राइवेट बैंक था वो एचडीएफसी, उसको टारगेट मिला हुआ था। मैं रिटायरमेंट पे, यहाँ चश्मे रख रखे थे उसने नाक के ऊपर, मैं रिटायरमेंट पे जाने वाली हूँ, आपके चक्कर में ये हो रहा है। मैं ले मेरे 3,000 में तो रिटायरमेंट रुक है। जीरो से मारना है तो दिक्कत आती है, जीरो को तो डायरेक्टली देता है कि ये किस्म टूटी, हाँ पर बाद में आ जाती फिर दिक्कत हो जाती है। चलो चलिए, एनपीए हो गया। अब ये चीजें ना हो, ये चीजें ना हो, इसीलिए बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स करते हैं प्रोविजनिंग। क्या करते हैं बैंक्स? प्रोविजनिंग करते हैं बैंक्स। प्रोविजनिंग क्या होती है? प्रोविजनिंग होती है कि भाई बैंक्स ने जो एसेट्स दे चला रखे हैं, कि जो बैंक्स ने पैसे दे रखे हैं एसेट्स के फॉर्म में, बैंक्स क्या करे, उनके रिस्क को देखते हुए इतनी कैपिटल अपने पास तैयार रखे कि वो उसको उसके नुकसान के टाइम पे प्रोविजन आउट कर सके, राइट? उसको हम बोलते हैं प्रोविजनिंग। अब देखो, जितनी कैपिटल हमें प्रोविजनिंग के अंडर रखनी पड़ेगी, वो पोटेंशियल कैपिटल है जिसको हम एसेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। मतलब ये वो पैसे हैं कि आपने किसी गलत आदमी को लोन दे दिया, अब वो डूब ना जाए इसलिए आप क्या कर रहे हो, थोड़े पैसे बचा बचा के रख रहे हो। ये वो पैसे आप बचा के रख रहे हो जिसको शायद आप फर्दर लोन के लिए यूज कर सकते थे। तो जितने ज्यादा रिस्क वेटेड एसेट्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा प्रोविजनिंग बढ़ेगा। इसीलिए बैंक क्या करते हैं, इसीलिए बैंक अवॉइड करते हैं किसी ऐसे आदमी को लोन देना जो शायद पे ना कर सके। बैंक्स बेचारे गंदे नहीं है, लेकिन आरबीआई उनके सर पे खड़ा है कि अगर रिस्क लिया है तो भाई प्रोविजन भी करो। तो बैंक कहता है मैंने देने ही नहीं पैसे, मैं पीएसएल में पैसे भी दूंगा, फिर प्रोविजनिंग भी करूंगा, तो मैं एंड में क्या करूं, मैं पीएसएल सर्टिफिकेट ही बाय कर लूं। प्रोविजनिंग का काम रहा ही नहीं। क्यों? प्रोविजनिंग में फिर मेरी कैपिटल लगेगी। समझ में आया? इसीलिए बैंक क्या करते हैं, जब 3 साल के बाद एसेट लॉस एसेट डिक्लेयर हो जाए, उसको अपनी बैलेंस शीट से खत्म कर देते हैं। क्यों? बैलेंस शीट में एसेट नहीं रहा, रिस्क वेटेड एसेट कम हो गया, तो आपको प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप उस प्रोविजनिंग से फर्दर क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, राइट ऑफ इज नॉट इक्वल टू लोन वेवर। राइट ऑफ लोन वेवर के इक्वल नहीं होता है। राइट ऑफ में बैंक्स के पास अभी भी क्या है, लीगल अथॉरिटी है अपने पैसों को कलेक्ट करने की। लोन वेवर में आपने ऑल टुगेदर लोन को माफ ही कर दिया। तो जो व्हाट्सएप पे चलता है ना कि मान लिया 9,000 करोड़ उसकी सरकार ने माफ कर दिए, किसानों के 6,000 करोड़ माफ नहीं हो रहे। माफ नहीं करती है सरकार किसी अमीर के पैसे, ध्यान रखना, राइट ऑफ करते हैं। और वो सरकार नहीं, बैंक्स करती हैं। बिकॉज अगर बैंक मान लिया कि 6,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ नहीं करेगा, तो बैंक को उतने पैसे प्रोविजनिंग में रखने पड़ेंगे, वो उसके लिए बर्डन है। बैंक के पैसे मर गए, लग गई चोट फेट, कोई लगती रहती है, बट प्रोविजनिंग में फिर पैसे रखने पड़ रहे हैं मेरे को, और ये वो पैसे हैं जिससे मैं कमाई कर सकता हूं, फर्दर लोन पे दे सकता हूं, मनी सप्लाई को फर्दर चला सकता हूं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो राइट ऑफ कर देते हैं। लोन वेवर अलग बात होती है, लोन वेवर में आप अपना राइट ही सरेंडर कर देते हैं कि नहीं लेंगे पैसे। और बैंक्स कभी लोन वेवर नहीं करते, सरकार पैसे देती है उनको कि कितने किसानों का लोन है जी, 6,000 करोड़ रुपए का लोन है जो किसानों के ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि बैंक्स कह देंगे चलो माफ किया। क्यों? वो क्यों माफ करेंगे? कोई मरवा माफ करवा के दिखाए। वो तो अपने पैसे मांगेंगे, फिर सरकार को अपने बजट से पैसे निकाल के बैंक्स को देने पड़ेंगे, तब वो लोन पेड ऑफ हो जाएगा, जिसको सरकार बोलेगी लोन वेवर। गवर्नमेंट के लिए वो लोन वेवर होगा,
बैंक्स के लिए तो लोन पेड ऑफ है, पे ऑफ कर दिया, बात खत्म। कुछ डील हो सकती है किस्त वगैरह की, पर वैसे पे ऑफ हो गया है वो, ठीक है। तो राइट ऑफ और लोन वेवर में डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा प्रोविजनिंग में पैसा होगा तो बैंक की पोटेंशियल मनी जो है वो वेस्ट होती रहेगी, इसीलिए बैंक राइट ऑफ कर देते हैं एसेट को कि भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी पैसा वसूल करने की अपॉर्चुनिटी है वो वसूल कर लें। वसूल कैसे करेंगे, दिक्कत यहां भी है। वसूल करने के लिए जो उनके पास ब्रह्मास्त्र है उसका नाम है सारफेसी एक्ट। अब क्या है ये एक्ट, बताएगा कोई मुझे? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, आगे बोलो, ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये ऐसे नाम याद कर लो इसका, साराफेजी, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, पहला प्रोसेस सिक्योरिटाइजेशन, फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। क्या होता है साराफेजी के अंदर? तीन चीजें होती हैं जो नाम में लिखी हुई हैं। पहली चीज होती है सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन में क्या करते हैं वो, जो एसेट एनपीए हो गया, डाउटफुल हो गया, उसको सिक्योरिटीज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बॉन्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। और वो इन्वेस्टर के लिए क्या हो जाएगा, लुक्रेटिव हो जाएगा। यानी कि आपका कोई मान लो आपने लोन लिया बैंक से अपनी जमीन के बदले में, लोन लिया आपने 2 करोड़ रुपए का, अब आप 2 करोड़ रुपए दे नहीं पाए, ठीक है। 60 दिन आपके पास नोटिस आया, नोटिस के 60 दिन तक आप दे नहीं पाए। 60 दिन के बाद बैंक क्या करेगी, आपका जो अंडरलाइंग कोलैटरल था उसकी सिक्योरिटी बना देगी। सिक्योरिटी बनाने का मतलब फाइनेंशियल पेपर में उसको कन्वर्ट कर देगी कि ये बना दिया। अब इन्वेस्टर के लिए वो खरीदना का ऑप्शन बन जाएगा, राइट। दूसरा काम क्या करती है, रिकंस्ट्रक्शन का। रिकंस्ट्रक्शन, जो बैड एसेट्स हैं, राइट, जो जिनसे रिकवरी नहीं हो पा रही, उनको गुड एसेट्स में रिकवर किया जाए, उनको दोबारा से अच्छे एसेट्स में रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। इसके लिए वो क्या बनाती हैं, इसके लिए वो बनाती हैं एआरसीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। यहां पे क्या बनती है सिक्योरिटाइजेशन में, यहां पे बनती है एएससीज, एसेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज। दोनों कंपनीज, अगर भारत में कहीं भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बन रही है, एएससी बन रही है, वो साराफेजी एक्ट के अंडर ही बन रही है, कोई और एक्ट नहीं है, यहीं से उनको पावर्स मिलती है। समझ में आया? चलें आगे। और तीसरा प्रोसीजर क्या है, तीसरा प्रोसीजर है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कि जब बात नहीं बन रही तो कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके क्या करा, पोजेशन ले लिया और या फिर लैंड को बेच ही दिया। समझ में आया? कोर्ट में कहां जाओगे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाओगे। किसी नॉर्मल कोर्ट में नहीं लगती है सारफेसी की अपील, इसकी लगती है डीआरटी में। डीआरटी से हट गए तो डीआरएटी में चले जाना भाई, डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल। दिक्कत की बात यह है यहाँ पे साराफेसी एक्ट में कमी क्या थी कि जब भी बैंक कोर्ट में गया और उसने डीआरटी के सामने डीआरटी में गया, उसने अपील फाइल करी, तो सामने से क्रेडिट लेंडर भागा आता था और वो कहता था कि नहीं जज साहब, ये न्याय नहीं कर सकते आप मेरे साथ, मुझे मोहलत दे दीजिए कुछ समय की। और लॉ है तो उसको मोहलत दे दी जाती थी और बैंक बेचारा वैसे का वैसा बैठा रह गया। अब बैंक जिसको बैंकिंग ऑपरेशंस करने में बिजी होना चाहिए, वो केस लड़ रहा है बैठ के। तेरे जैसे वकीलों का धंधा चला हुआ है, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, है ना, कि उनको काम मिल रहा है। तो बैंक जिसको बैंकिंग ऑपरेशंस करने चाहिए वो कहां बिजी हो रखा है, कोर्ट कचहरी में बिजी हो रखा है। अब इससे क्या हुआ ना, इससे एक चक्रव्यूह बन गया था इंडिया में, द चक्रव्यूह चैलेंज, उसका नाम ही द चक्रव्यूह चैलेंज था, मैंने बनाया नहीं अपनी तरफ से। वो नाम क्या था, 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन हम ले आए तो ये हो गया कि इंडिया में काम शुरू करना आसान हो गया, बंद करना मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी खोली और आप कल कह दें कि बंद कर कंपनी को और आप चले गए, नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कंपनी बंद करना अपने के लिए। तो ये होना नहीं चाहिए। जो इकोनॉमी जितनी फ्री होंगी उतनी अच्छे से ऑपरेट करेंगे। तो सही एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है कि आपका मन कर आप एंटर कर गए, आपका मन कर आप एग्जिट कर गए। अब साराफेजी में वो हो नहीं रहा था क्योंकि डिस्प्यूट चल गया। अब डिस्प्यूट चले ही जा रहा है। कोई टाइम बाउंड और यूनिवर्सल मेजर हमें चाहिए था।
जो टाइम बाउंड हो और सभी तरीके की इंसॉल्वेंसीज या बैंकरप्सी पे अप्लाई करता हो। तो टी के विश्वनाथन साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में बैंकरप्सी, टी के विश्वनाथन कमेटी ऑन बैंकरप्सी लॉ रिफॉर्म्स 2015, उन्होंने एक प्रोसेस दिया, कहा सरकार को कि आप एक ऐसा प्रोसेस बनाइए जो यूनिवर्सल हो, यूनिफाइड हो और टाइम बाउंड हो। तो सरकार ने 2016 में क्या बना दिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इस कोड से बनी एक अथॉरिटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इस बोर्ड के अंदर रेगुलेट 3 एंटिटीज आई जिनको वो रेगुलेट करने लगी। पहली बात तो मुझे ये बताओ, आईबीसी पढ़ तो लिया हमने, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में डिफरेंस क्या है? हाँ, इकट्ठा ही ला लिया सारा दिमाग है। इंसॉल्वेंसी, अच्छा, जा रहे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है तेरे को। हाँ भाई, बंद ही है वो, पता ही नहीं है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जो आपने कहा कि दिवालिया निकल जाए, आपकी पेइंग ऑफ कैपेसिटी नहीं है, खत्म हो गई है। बैंकरप्सी क्या होता है, जब कोर्ट आपकी इंसॉल्वेंसी को डिक्लेयर कर दे कागज से, फिर आप बैंकरप्ट हो जाते हो। ये फर्क है, बस लीगल स्टेटस का फर्क है। ऐसा देखो, अगर आप इंसॉल्वेंट हो तो मैं आपके घर पे आके आपसे पैसे मांग सकता हूं। अगर आप इंसॉल्वेंट हो ना, मैं आपके घर पे आके आपसे पैसे मांग सकता हूं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं आपकी वर्क प्लेस पे आके आपसे पैसे मांग सकता हूं, मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर सकता हूं मेरे पैसे दे। लेकिन अगर आप बैंक करप्ट हो गए, कोर्ट ने आपको बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया और मैंने आपको उसके बाद मैसेज कर दिया कि मेरे पैसे दे दे भाई, आप केस कर सकते हो मेरे ऊपर, क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई ये बैंक करप्ट है, अब इसका मुकदमा चलेगा और अब इसको छेड़ो मत। समझ में आया? तो ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में ऐसा नहीं है कि फिर आप खुले होकर घूम रहे हो, हाँ फिर नहीं, स्टे नहीं लगता, फिर मैटर सब जुडिस हो गया ना, अब कोर्ट में आ गए ना बात। तो आप कौन होते हो बाहर मैटर को डिसाइड करने वाले? मतलब आप शहर में चोरी होगी, बस रहेगी 15 मिनट, 15 मिनट, हाँ 10 मिनट। अब शहर में चोरी हो गई, आपने पुलिस स्टेशन में केस कर दिया, केस चला गया कोर्ट के अंदर। अब बाहर थोड़ी आप समझौते करते फिरोगे कि तूने घड़ी चुराई थी, बदले में अपनी कार दे दे। कोर्ट में क्यों गया फिर केस? जज क्या कर रहा है वहां बैठ के? जब मैटर सब जुडिस हो जाए तो कोर्ट की परमिशन से ही बाहर सेटल होगा। डन। हाँ, यूज करते हैं लोग। हमारे गांव में एक इंसान ने फॉर्च्यूनर ले ली और किस्त देने से मना कर गया, दूसरी किस्त के बाद किस्त ही नहीं दी, कह रहा कर लो क्या करोगे। बैंक क्या करे? कुछ भी ना करे, जो जमीन है वो उसकी बीवी के नाम है, बैंक क्या नाम लेते हैं उसको कुछ बोल नहीं सकती। बेचारे घूम रहा है वो मैनेजर चक्कर काटता हुआ, वो प्लेटिना पे आता है, वो फॉर्च्यूनर में जाता है। अब वो क्या करेंगे? अगर बैंक वाले घर में लेने के लिए आए, वो कर नहीं सकते, भाई ने कोर्ट में वो कर दी अपील, उसका भाई वकील है कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने फाइल ही कर दी कि भाई मैं बैंकरप्ट हो गया। एक कार के चक्कर में वो इंसान बैंकरप्ट हो गया, उसने खुद फाइल करी है, पूरा जुगाड़ लगा के। अब ये लॉ है, इसका वायलेशन हुआ है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए, अब इसके अंदर क्या बनेगी, इसके अंदर कुछ अथॉरिटीज होंगी। जैसे सबसे पहली अथॉरिटी होगी, सबसे मेन अथॉरिटी, रेगुलेटिंग अथॉरिटी जिसको हम बोलेंगे कि कौन रेगुलेट करता है इस कोड को, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेट करेगा। क्या बना, किसको रेगुलेट करेगा ये? कुछ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होंगे? जो पूरे इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, रेगुलेट करेंगे। समझ में आया? कुछ एजेंसीज होंगी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होंगी। ये एजेंसीज कौन होंगी? जो इन प्रोफेशनल्स को ट्रेन करेंगे, इनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन गए हो, राइट। और कुछ होंगी इंफॉर्मेशन ब्यूरोस। इंफॉर्मेशन ब्यूरोस जो मेंटेन करेगा डाटा, कि जो इंसॉल्वेंसी को हमने अवॉइड किया था या जिस रेजोल्यूशन प्लान को पास किया था, उसका सक्सेस, उसका फेलियर, हमारे पास कितनी पिटिशंस हैं, कितनी लिटिगेशंस हैं। तो 3 एंटिटीज आती हैं बेसिकली इसके अंदर,
समझ में आया? दो एजुकेटिंग अथॉरिटीज होंगी। एजुकेटिंग अथॉरिटीज की इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड के अंदर अगर कोई कंप्लेंट है तो वो कहां जाएगी? तो दो एजुकेटिंग अथॉरिटीज होंगी। कौन कौन सी होंगी? एक होगी एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और एक होगी बोलो डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी के अंदर कंपनीज जाएंगी, राइट, कॉर्पोरेट्स जाएंगे, और डीआरटी के अंदर इंडिविजुअल्स जाएंगे। तो अगर इंडिविजुअल बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो जाएगा डीआरटी के अंदर। अगर कंपनी हो गई है तो वो किसके अंदर जाएगी? एनसीएलटी के अंदर जाएगी। यहां तक समझ में आया? चले आगे, इसमें कोई डाउट? अब जो कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान है, राइट, उसकी जो मैंडेट है पूरे प्रोसेस को खत्म करने की, उसका मैंडेट कितना है? पहला तो 180 दिन, 180 दिन के अंदर अंदर आपको सब खत्म करना है, ठीक है। फिर है 90 दिन का पीरियड, कि 90 दिन के एक्सटेंशन आप ले सकते हो। लेकिन एक थोड़ी सी वहां पे वो है, एब्सर्डिटी है, कि टोटल जो मैक्सिमम डेज है, ये तो 180 प्लस 90 कितने बन गए? 270 बन गए ना। बट जो मैक्सिमम टाइम की लिमिट है कि कोई इफ्स एंड बट्स अगर बीच में कुछ आ जाए तो वो 330 दिन की है। CIRP का प्रोसेस जो खत्म होगा वो कितने दिन में होगा? मैक्सिमम 330 डेज में आपको उसको एंड करना पड़ेगा, मैक्सिमम 330 डेज, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे? इसमें कोई डाउट? CIRP, IPC नहीं भाई, CIRP, कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोग्राम। इसका अपोजिट होता है, अपोजिट नहीं मतलब इसी जैसा होता है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोग्राम, PIRP, 2021 के अमेंडमेंट से आया था। ये आया था MSMEs के लिए, कि जो लिखा नहीं हुआ इसमें कहीं MSME, इसमें लिखा हुआ है कि जिनकी 1 करोड़ से कम की वर्थ है, उनका जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है वो PIRP के अंडर होगा। तो CIRP और PIRP में क्या डिफरेंस है? देखो, जो कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोग्राम है ना, इसमें जो कंट्रोल है कंपनी का, वो किसके पास चला गया? वो क्रेडिटर्स के पास चला गया। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे ना, उनके पास कंपनी का कंट्रोल चला गया, राइट। लेकिन जो यहां पे दूसरी तरफ PIRP है, इसमें जो कंपनी का कंट्रोल है वो डेटर के पास ही है। ये बेसिकली MSMEs के लिए बनाया गया था कि अगर आप इंसॉल्वेंट भी हो जाए, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो आप अपना बिजनेस करते रहिए, साथ साथ में प्रोसेस होता रहेगा। ऐसा ना हो कि आपने अपना बिजनेस ही गिव अप कर दिया, क्रेडिटर्स आपके बिजनेस को संभाल रहे हैं, आप तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं। तो MSMEs को थोड़ी सी एडवांटेज देने के लिए अलग से बनाया गया PIRP। समझ में आया? PIRP के अंदर जो मैक्सिमम डेज है वो 120 दिन है, 120 दिन है, ठीक है। 90 डेज का पीरियड है कि आप रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूवल करवा लें। अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ, तो फिर 30 दिन की मोहलत है, आप क्या करें? लिक्विडेशन प्रोसेस को इनिशिएट कर दें। 30 दिन के अंदर अंदर लिक्विडेशन शुरू हो जानी चाहिए। समझ में आया यहाँ पे क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस समझाएगा कोई मुझे? सबसे पहले डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट के बाद एप्लीकेशन दी जाएगी, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट के बाद एप्लीकेशन दी जाएगी। एप्लीकेशन कौन देगा? अच्छा, एप्लीकेशन किसको देंगे? एप्लीकेशन देंगे एजुकेटिंग अथॉरिटीज को, ठीक है। एप्लीकेशन टू इधर एनसीएलटी और डीआरटी। कौन देगा? ये एप्लीकेशन क्रेडिटर भी दे सकता है और डेटर भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी जा सकता है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कोई भी जाए और जाके एप्लीकेशन दे दे, ठीक है। एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद क्या होगा? एजुकेटिंग अथॉरिटीज के पास बात चली गई। एजुकेटिंग अथॉरिटी अब क्या करेगी? एजुकेटिंग अथॉरिटी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करेगी। किसको अपॉइंट करेगी? एक आईपी को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को। आईपी क्या करेगा? जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देखेगा कि कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन कौन है, और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की एक कमेटी बना देगा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। क्या बना देगा? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बना देगा। तो ये आईपी ने क्या करा भाई ने? एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बना दी कि आप सब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है और आपकी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है।
अब ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करेगी? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के साथ मिलके, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के साथ मिलके क्या बनाएगी? रेजोल्यूशन प्लान बनाएगी एक, कि भाई ये समस्या है कंपनी की और ये है समस्या का निवारण। एक रेजोल्यूशन प्लान कि ऐसे हम कब पैसे जो है रिकवर कर सकते हैं। अब ये रेजोल्यूशन प्लान रखा जाएगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के वोटिंग पे। अगर ये प्लान 66% मिनिमम वोटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर से पास हो गया, फिर रेजोल्यूशन इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है, पास होने के बाद ये जाएगा एजुकेटिंग अथॉरिटीज पे। एजुकेटिंग अथॉरिटीज मौका देती हैं कि भाई किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर उन्हें लगे कोई ऑब्जेक्शन क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके अंदर कि फंडामेंटल दिक्कत ही है कोई, तो वो उसको रद्द भी कर सकती हैं। ऐसा ना हो ना कि 66% लोग एक साथ हो गए और बेचारे 40% का हिस्सा मार गए, नुकसान उनका हो रहा है। तो इसलिए कोर्ट के पास जाता है फर्दर फाइनल अप्रूवल के लिए। बट अगर अप्रूव ही ना हुआ, फिर अगर 66% ने वोट ही ना किया, फिर लिक्विडेशन शुरू हो जाएगी। लिक्विडेशन मतलब कि बेचो जो सामान है कंपनी का और पैसे पूरे करो। यहां तक समझ में आया? ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया। डन? इसमें कोई डाउट, कोई समस्या? क्लियर है? अब 3 रेशुआस पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बस 3 रह गए। ठीक है, पहला है लेवरेज रेशियो। जीवन तूने इस बार पेपर देना है ना यूपीएससी का, बता क्या होता है लेवरेज रेशियो? यूपीएससी बहुत टाइम नहीं पिया, टाइम कदे बहुत नहीं हुंदा। लेवरेज रेशियो क्या होता है? हाँ भाई, ये मैं तमीन पूछ रहा हूं तुम दोनों से, प्रेशर ना पड़ जाए तुम दोनों। इन पे पड़ ही नहीं रहा, जोर लग गया मेरे प्रेशर डालते डालते। क्या होता है लेवरेज रेशियो? ये क्या बता दिया तुमने? ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, कुछ अलग चीज बता। डेट इक्विटी, डेट नहीं है इसमें, इक्विटी। देखिए लेवरेज रेशियो एक नॉन रिस्क बेस्ड मेजर है। क्या है? एक नॉन रिस्क, क्योंकि रिस्क बेस्ड मेजर क्या होता है? रिस्क बेस्ड मेजर होता है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि रिस्क वेटेड एसेट्स के हिसाब से आपने कितनी कैपिटल मेंटेन करनी है, उसमें रिस्क एक फैक्टर है। यहां पे रिस्क एक फैक्टर नहीं है। यहां पे कंपनी को कहा जाता है भाई आपने जितना डेट दे रखा है ना, जितना डेट आपने लोगों को दे रखा है, उसके हिसाब से आपको एक एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैपिटल मेंटेन करके रखनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर कल को स्ट्रेस आ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपके पास एक लेवरेज रेशियो मेंटेन रहे। राइट? इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, टीयर 1 कैपिटल अपॉन टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स। टीयर 1 कैपिटल अपॉन टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स। ये टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स जो है, टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स जो है ये क्या है? ये बैंक का एक्सपोजर है। एसेट्स बैंक के क्या होते हैं? लोन होते हैं ना, तो बैंक का एक्सपोजर है कि कितना एक्सपोज्ड है बैंक मार्केट के लिए। तो कम से कम लेवरेज रेशियो जो इंडिया के हिसाब से है वो 3% तो मेंटेन करना है आपको। 3% तो आपको मेंटेन करना ही है। ध्यान रखना है ये एक नॉन रिस्क बेस्ड मेजर है, इसमें रिस्क फैक्टर ऐसा नहीं होता, वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में होता है कि इतना तो आप मेंटेन करके रखिए यार, इसको मत छोड़िए। इसके बाद दूसरा जो रेशियो है वो है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। वो क्या है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। क्या होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो? पहली बार सुना है?
हाँ भाई, आन बान शान यूपीएससी, आन बान शान, बोलो यार। तुमने कल आईएएस यूएस बनना है, इनके ऊपर बैठोगे तुम? हैं? इनको पता हो, आपको पता ना हो, कब पढ़ेगी भाई? मई पेपर के बाद कब पढ़नी है इकोनॉमी? दिसंबर निकल हो गया शुरू, दिसंबर ऐसे निकल जाएगा मूंगफली खाते खाते। दिसंबर ऐसे निकल जाता है। तुम स्किन केयर करते रह जाना, इधर गेम बच जाएगी सारी। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में क्या होता है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसमें लिक्विडिटी वर्ड है ना, ठीक है? तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है? हैं? हाँ हाँ, बोल बोल, क्या? ना वहां ना जा, तू यहाँ रह। इसका पर्पस है बैंक्स के अंदर शॉर्ट टर्म रेजिलियंस प्रपोज करना, कि कभी भी बैंक के अंदर अगर बैंक रन वाली सिचुएशन पैदा हो जाए, तो उस बैंक रन की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हाईली लिक्विड एसेट्स हमेशा मेंटेन होना चाहिए। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हाईली लिक्विड एसेट्स हमेशा मेंटेन होना चाहिए। ये 100% होता है, 100%। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे क्यों देखते हैं मुझे लोग? मुझे आज तक नहीं समझ में आया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा ट्राई करो। है हाईली लिक्विड एसेट्स अपॉन, किसके अपॉन होगा? बैंक रन हो रहा है? बोला तो था तूने कुछ पता नहीं क्या करा। टोटल एसेट्स नहीं, टोटल कैश। एसेट्स तो बेअंत के हो गए। टोटल कैश आउटफ्लोस, बैंक रन की सिचुएशन को अवॉइड करना है ना। टोटल कैश आउटफ्लोस ओवर, अब ये नहीं है कि टोटल कैश आउटफ्लो साल का ही निकाल लोगे। अब टोटल कैश का आउटफ्लो साल का किसी बैंक का 1 बिलियन का है, तो बिलियन के थोड़ी हाईली लिक्विड एसेट्स रखेंगे वो। 30 दिन शॉर्ट टर्म है ना, तो टोटल कैश आउटफ्लोज ओवर 30 डेज, इतना आपके पास हमेशा हाईली लिक्विड एसेट होना चाहिए। दिस शुड बी 100% और मोर देन 100%, कम नहीं होगा ये। 30 दिन का तो सामान आपके पास होना चाहिए हमेशा, कि बैंक रन की सिचुएशन आई तो 30 दिन तक आप उसको टैकल कर सको। ठीक है, अब आखिरी है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। अरे यार हो जाए, क्या हो गया? यही खत्म हो गया क्या? इधर कर लेंगे। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो क्या होती है? नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो कहना, मैं पूछे क्या होती है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, मैंने कहना ये नहीं पता सर, ये नहीं पता सी। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो देखिए, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो इज द पोर्शन ऑफ कैपिटल and liabilities of a bank which keeps bank operation stable for a year, कि वो पोर्शन बैंक के कैपिटल का और लाइबिलिटीज का जो उसके ऑपरेशंस को स्टेबल रखेगा फॉर ओवर अ ईयर। यानी कि ये कौन सा है? ये लॉन्ग टर्म है। वो शॉर्ट टर्म था, ये लॉन्ग टर्म है। 1 साल के लिए आपके पास इतनी जो है कैपिटल होनी चाहिए और आपकी इतनी कम लाइबिलिटीज होनी चाहिए, पोर्शन ऑफ दैट विच कीप्स योर ऑपरेशंस स्टेबल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला होता है एवरेज स्टेबल फंडिंग रेशियो, एवरेज स्टेबल फंडिंग अपॉन दी रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग। क्या आपकी अभी के कितने आपके पास एवरेज स्टेबल फंडिंग है और हाउ मच यू रिक्वायर्स, इफ बोथ आर इक्वल द वैल्यू इज 100%। और ये कितना होना चाहिए? ये भी 100% होना चाहिए। तो एनएसएफआर भी 100% होना चाहिए और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी 100% होना चाहिए। लेवरेज रेशियो होना चाहिए 3%।
ठीक है, डन। चलिए, थैंक यू वेरी मच।